तो ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर सर्कल से डील करता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इसका पहले वाला पार्ट जो ये गणित मंजरी है, इसका पुराना पार्ट था गणित प्रकाश, वो तुमने नहीं पढ़ा है। तो इस चैप्टर में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि हो गया कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हो गए कुछ, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं आती क्योंकि इन्होंने वो गणित प्रकाश में डाला हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले मुझे कई और चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी जो पिछली क्लासों की है, इनके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तो नहीं ही है। ठीक है, तो जैसा पढ़ा रहा हूँ उसी लाइन में देखना सारी वीडियोस को, सारी सीरीज़ को। ठीक है, बीच बीच में से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले सर्कल की हम कुछ डेफिनेशंस दी हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल क्या होता है। ठीक है, हमने सर्कल को छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मानो मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया कोई भी O, इस पॉइंट का नाम था O, उन सभी पॉइंट्स का सेट जो कि इससे बराबर डिस्टेंस पे हैं, मान लेते हैं D डिस्टेंस या R डिस्टेंस दूर है, तो मैंने एक डिस्टेंस एक और पॉइंट लिया P जो कि इससे R डिस्टेंस पे था। तो वो सभी पॉइंट्स के बारे में सोचो जो कि इस प्लेन के अंदर है, ये जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर है, और इससे O पॉइंट से उसका डिस्टेंस R ही है। अब आप बोलोगे एक और पॉइंट है जो कि है तो R डिस्टेंस दूरी, उस पॉइंट को Q मान लेते हैं। क्या और भी पॉइंट है? हाँ है, एक बीच में इधर भी कहीं होगा, मान लेते हैं T मान लेते हैं, इधर भी होगा, मान लेते हैं P मान लेते हैं, इधर भी होगा, मान लेते हैं Z मान लेते हैं। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? आप बोलोगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और उन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे देन द फिगर विल बी अ सर्कल। तो जो फिगर बनेगा वो एक सर्कल का एक सेट। ठीक है, अच्छा, इन पॉइंट्स को हम इसके लोकस भी बोल सकते हैं ना, कि जो पॉइंट्स है ना सारे इक्वी डिस्टेंस है, ये लोकस है एक। पार्ट्स की बात कर लेते हैं हमें ना, इसको नोट कर लेना, पीछे वाले तो अभी तक कुछ नोट नहीं करना था, यहाँ से नोट कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत परेशानी? ये जो बाहर की जो बॉर्डर है इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। करेक्ट। अगर मैं यहां से लेके सरकमफ्रेंस का सिर्फ इतना हिस्सा काट दूं, इसे क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात समझ आई? सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा को आर्क कहते हैं। समझ आई इतनी बात? इसे क्या बोलते हैं? एक बात बताओ मुझे। इसे हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? ठीक है, कोड कितनी बड़ी हो सकती है? सबसे बड़ी कोड कौन सी हो सकती है? इस कोड को मैंने यहां डाला तो एक और बड़ी कोड बनी, तो सबसे बड़ी कोड जो होगी वो तो डायमीटर होगी। यही तो होता है डायमीटर सर्कल का, जो सरकमफ्रेंस को टच करे, सेंटर को टच करे, फिर दोबारा सरकमफ्रेंस को टच करे। तो सबसे बड़ी कोड, इसको मैं लिख रहा हूं लार्जेस्ट पॉसिबल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डायामीटर भी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होती है? पक्का? एक दो बातें और बता देता हूँ। ठीक है, दे नहीं रखी, फ्री बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मानो ये एक क्या था, इसको साइड से निकाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब मानो ये क्या था, यहां से यहां तक क्या था? आर्क थी। ये क्या थी? इस आर्क को मैं सेंटर से ऐसे जोड़ दूं तो ये जो पोर्शन बना है ये, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पिज्जा जैसा जो सेक्शन बना है ना, ये पिज्जा के स्लाइस जैसा, इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। याद रखेंगे इस बात को? पक्का? इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर, याद रखना। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं सेक्टर। उसी तरह अगर अपन ने ऐसे कोड खींची थी, ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? इस एरिया को, दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या बोलते हैं? तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हो गई जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। लोगों ने बचपन में सिमेट्री पढ़ी थी, सिमेट्री लाइन खींचते थे हम। हाँ, सिमेट्री लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन खींचो कि जिसका राइट वाला और लेफ्ट वाला बिल्कुल सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इसकी बराबर है, तो अगर मैं यहां एक लाइन खींचूं तो ये एक सिमेट्री लाइन कहलाती थी। इधर का पोर्शन बराबर होता है। तो सर्कल की सिमेट्री लाइन कितनी होती है? एक बात बताओ मुझे। इनफाइनाइटली होती है। कितनी? अगर सर्कल है उसमें मैं ऐसे सिमेट्री लाइन डालूं, ये भी सिमेट्री लाइन है, ऐसे डालूं, ये भी सिमेट्री लाइन है, ऐसे डालूं, कितनी भी लाइंस डालूं, दे आर ऑल सिमेट्री लाइंस। दे आर ऑल सिमेट्री लाइन, और सारी की सारी सिमेट्री लाइंस डायामीटर से होके गुजरती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये सिमेट्री लाइन है क्या?
नहीं, कोड से होके नहीं गुजरती, डायमीटर से होके गुजरती है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पहली बात पूछता है व्हाट आर रोटेशनल सिमेट्रीज। रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है? रोटेशनल सिमेट्री होता है कि उस सिमेट्री लाइन के अबाउट आप उस चीज़ को रोटेट कर दो और वो चेंज ही ना हो वो शेप। मतलब ऐसा समझना, जैसे एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको इस सिमेट्री लाइन के अबाउट में ऐसे रोटेट कर दूं तो मुझे कितना रोटेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब ये ऐसे है मानो, ठीक है, तो मेरे को इसको 90 डिग्री तक रोटेट करना पड़ेगा, जब जाके सेम ही हो जाएगा आपस से। सोचो ध्यान से, ऐसे है, चलते 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 मैंने 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, तो अब ये सेम ही हो गया। समझे बात को? तो इसे अब कहते हैं रोटेशन सिमेट्री। तो सर्कल के पास कितनी रोटेशन सिमेट्री होती है, कितने डिग्री की? तो उसको तो कितना ही रोटेट कर लो तुम और वो सिमेट्रिकल ही रहेगा। थोड़ा सा घुमाओ, बिल थोड़ा ज़्यादा घुमा लो, वो सिमेट्रिकल ही रहेगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कोड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सोचने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी लॉन्गेस्ट कोड की लेंथ क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट कोड तो क्या होती है? डायमीटर होती है। और डायमीटर कितना होता है? डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी कि 10। अरे ये रेडियस अगर 5 है तो ये 5 और ये 5 टोटल कितने हो गया? 10 हो गया। समझ गए बात को? अभी हमने बताया कि एक पॉइंट लिया हमने, सेंटर O, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट एक ऐसा लोकस निकालना है हमें जो कि इससे इक्विडिस्टेंट हो। तो आप बोलोगे तो सर्कल ही होता है। मतलब यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया, फिर एक और पॉइंट लिया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, तो अल्टीमेटली क्या शेप बन जाता है? तो ये इन पॉइंट्स का लोकस है जो कि पॉइंट O से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे। इतनी बात समझते हो? इन पॉइंट्स का ये लोकस है एक, ठीक है। तो अब कहता है कि अगर दो पॉइंट्स हो, उनका लोकस कैसा बनेगा? मानो पॉइंट ये एक A है, एक पॉइंट ये B है, ठीक है। तो अब उन पॉइंट्स का मुझे लोकस बनाना है जो A और B से इक्विडिस्टेंट पे हो। सोचना ध्यान से, क्या बनेगा? तो पहले बोलोगे इन दोनों, एक ऐसा पॉइंट चाहिए मेरे को जो कि इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हो। तो इन दोनों के बीच में आ रहा होगा पॉइंट, मान लेते हैं C, है ना। इधर क्या है? AC बराबर है CB के, करेक्ट। ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। क्या ऐसा एक और पॉइंट होगा जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है? तो आप बोलोगे हाँ होगा। इसी साइड में करता हूँ मैं, यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर ही होगी फिर, करेक्ट। एक और पॉइंट भी होगा, नीचे कहीं होगा, इधर ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर ही होगी। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ, 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 चलते चलते तो ये क्या शेप बनी? ये तो एक लाइन बन गई। क्या बन गई? बात समझ गए? तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो कि एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे है, सर्कल बनाता है। अगर एक ही पॉइंट होता तो इन पॉइंट्स को ऐसे घूमना पड़ जाता तो सर्कल बन जाता। अब शर्त यह है कि दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, यहां से भी, यहां से भी, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगी। सोचो ध्यान से, है ना। समझ गए बात को? एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट, छोटा सा करते हैं इसको, ये एक पॉइंट B है। तो कह रहा है इन दोनों पॉइंट से होके कितने सर्कल निकल सकते हैं? ध्यान सोचो इस बात को। इन दोनों पॉइंट से होके कितने सर्कल निकल सकते हैं? एक सर्कल है जो कि इन दोनों पॉइंट से होके निकल रहा है, ऐसे निकल सकता है। हाँ निकल सकता है। एक और सर्कल है जो कि इन दोनों पॉइंट से होके निकल रहा है, ऐसे करके कुछ निकल सकता है, ये ऐसे निकल सकता है। एक और सर्कल है जो कि इन दोनों पॉइंट से होके निकल रहा है। तो ऐसे कितने सर्कल बना सकता हूँ मैं? इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं। मुझे एक बात बताना, सबसे जो छोटा सर्कल होगा उसका डायमीटर कितना होगा? AB तो होगा। सोचो ध्यान से, सबसे छोटा सर्कल, देखो ये तो बड़ा सर्कल है, ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सर्कल है, इसका डायमीटर भी बहुत बड़ा है ना। तो जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो कहाँ आएगा? वो छोटा होते 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 डायमीटर उसका यही तो बनेगा, ये वाला। समझे बात को? उसका डायमीटर AB तो बनेगा। तो सबसे छोटा सर्कल जो कि कोड, जिसकी कोड AB है, उसका डायमीटर भी AB ही होगा, ठीक है। इसका यूज आएगा आगे। इतनी बात समझे? क्या बोला? दोबारा समझो इस बात को।
हमने पता करा कि ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से होके गुजर रहे हैं। ऐसे कितने सर्कल हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। एक ये रहा, देखो सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है ना, एक ये रहा, एक सर्कल ऐसा बहुत बड़ा, एक और बड़ा सर्कल हो जाएगा ऐसे, एक इससे और बड़ा सर्कल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बात समझ रहे हो? एक और बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा जो कि ऐसे होके निकलेगा। मैं तुमसे पूछूं सबसे बड़े से, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जितना बड़ा करोगे वो ए बी के उतने पास चिपकता जाएगा ऐसे। देखो ये सर्कल कितना बड़ा जाएगा नीचे, ठीक है, ए बी से उतना ज़्यादा चिपकता जाएगा वो, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा। मुझे सबसे छोटे सर्कल में इंटरेस्ट है। सबसे छोटा सर्कल कौन सा आएगा? तुम बोलोगे ऊपर कर दे जाओ अभी तो इसको। क्या ये सबसे छोटा है? नहीं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो ये है, अभी बड़ा है ए बी से। तो एक काम करो, एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका डायमीटर बिल्कुल ए बी पे फिट हो रहा हो। तो ऐसा बनाना पड़ेगा, ये ए ये बी, ये बनाना पड़ेगा हमें, इसका डायमीटर बिल्कुल ए बी पे ही है, समझे? तो सबसे छोटा सर्कल जो कि ए बी से होके निकलेगा उसका डायमीटर भी ए बी ही होगा। समझ आई? इतनी ये बात क्लियर हुई? ओके, तो देखो अभी हमें पढ़ना है एंगल्स और उनके बीच के रिलेशंस, ठीक है। पुरानी बातें हैं, रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले कितने टाइप के एंगल होते हैं? पहला होता है हमारा अक्यूट एंगल, नहीं पहला होता है 0 डिग्री एंगल। जीरो डिग्री एंगल नाम से ही पता लग रहा है कि ये इधर है और ये भी इधर ही है, मतलब चला ही नहीं है वो, ठीक है, उसके ऊपर ही नहीं गया है। इसके बाद कौन सा होता है? अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो किसके किसके बीच में होते हैं? वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर एंगल अक्यूट है, ठीक है, तो वो 90 से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, मतलब 90 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। 90 से छोटा और 0 से बड़ा। देखो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं ऐसे डॉटेड से दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ कहीं बीच में होता है x, समझो? ये x 0 से 90 के बीच में है। क्लियर इतनी बात? तीसरा कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। ये किससे? ये 90 से तो बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। तो अगर मैं इधर 90 बनाऊं तो ये यहां कहीं पाया जाएगा, इधर की तरफ, x इधर पाया जाएगा कहीं। देखो ध्यान से, ये 90 है, ये 180 है, तो 90 से 180 के कहीं बीच में पाया जा रहा है ये, समझ गए? मेजर तो वहीं से करते हैं ना। चौथा कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब कुछ इस तरह से, ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया, स्ट्रेट लाइन होता है ये, ठीक है। इसके बाद नोट करते चलना साथ साथ में। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। कौन सा हो गया? 5 हो गया, छठा हो गया, छठा। फिर होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? बस 180 से बड़ा होता है। कितना? x जो है बड़ा होगा 180 से, मतलब अगर ये 180 डिग्री है तो ये नीचे कहीं होगा, समझ रहे हो? पूरा का पूरा इतना बड़ा होगा x, 180 से भी आगे, ठीक है। इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सातवां होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? 360 डिग्री का, जो कि x बराबर हो जाता है 360 डिग्री के, मतलब ये भी इधर ही आ गया, ये भी इधर ही आ गया, जैसे 0 में था। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये पूरा का पूरा घूम के आया है आपकी, ऐसे पूरा घूम के इसी के ऊपर आ गया। बहुत फास्ट पढ़ाया क्योंकि पुरानी चीज़ें थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते थे? बताओ जल्दी से। एग्जैक्टली तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो जाए, तो एंगल x और एंगल y को तुमने जोड़ा, आ गया 90, तो x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए? 10वां सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से? जिनको जोड़ के 180 आ जाए। कितना आ जाए? ठीक है, तो x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई?
अब यहाँ पे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं एक कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 30 डिग्रीज। मतलब 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री बताना है, सप्लीमेंट्री बताना है। मतलब क्या पूछ रहा है, पहले में पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है 30 डिग्री का, मतलब 30 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, यही तो पूछा है इसने। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना, तो मैं बोलूँ कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे आ जाएगा 60, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 इज 60। समझ गए। इसी का ही क्या बताना है मुझे, सप्लीमेंट्री बताना है। मतलब 30 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए। तो बताओ क्या जोड़ें, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 इज कितना, 150 जोड़ना पड़ेगा, इज 150। समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब। एक ऐसा एंगल लगाना दोनों के पीछे, एक ऐसा एंगल बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर हो। सोचो 90 मतलब ऐसा कह रहा है कि दोनों को जोड़ के पहले पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री लाना है, मतलब 90 लाना है, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x प्लस एक्स बराबर, तो x बराबर, समझ गए। दूसरा, दोनों को जोड़े कितना आना चाहिए इस बार, 180 आना चाहिए। तो 2y बराबर, तो y बराबर, तो मतलब अगर 90 का मैं कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो भी 90 होगा, सॉरी 90 का मैं सप्लीमेंट पूछूं तो भी 90 होगा, 45 का मैं कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो भी वो 45 ही होगा। नहीं समझे। अरे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करते हैं, तो 45 को 90 में से माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। सिमिलरली सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 से माइनस करते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे 90 का सप्लीमेंट निकालेंगे तो भी 90 ही आएगा। ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके देख लेना। ठीक है, पहला था लीनियर पेयर। याद है किसी को लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर और साथ ही में एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर क्या होता था, अगर एक लाइन है उसके ऐसे एक एंगल, एक यहाँ पे दो एंगल्स हैं एक लाइन पे, एक x है एक y है। अगर इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, क्योंकि लाइन पूरी की पूरी 180 डिग्री की होती है, तो x को y से जोड़ के 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर्स। सिमिलरली अगर एक लाइन है उस पर ऐसे कई सारे एंगल्स हैं, ये a, ये b, ये c, ये d, तो सभी एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। इसका रीजन क्या था, लीनियर पेयर, क्योंकि एक जोड़ा है। इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स आ रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर होती है, पक्का सोच लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। इस पॉइंट को मैं M O P Q R ऐसे बोल देता हूं मैं। तो एक बात बताना मुझे, मान लो कि ये कितना है, 60 है। ठीक है, सारे एंगल ढूंढ के बताओ मेरे को, ध्यान से सोचते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये क्या है एक, तो मतलब ये 60 है, तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। याद रखो इस बात को, अगर स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 60 है तो इसको निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देते हैं 60, कितना हो गया, समझ गए। क्योंकि टोटल सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना सबका जोड़ के। तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा मुझे बताओ, 100। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन, अरे इधर से इधर पहुंचने के लिए 180 माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम बोलोगे ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, सिर्फ ये 60 है तो बगल वाला कितना, अब तुम बोलोगे ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो ये 120 है तो ये कितना है, 60। तो अब से मैं सीधा सीधा बोलूंगा, जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काट रही होती हैं तो सामने सामने वाले एंगल्स बराबर हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जो भी हो गया, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
समझ गए? इसको तो मैंने ऐसे न्यूमेरिकली समझाया, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे करके समझा देते हैं, ये हटा देते हैं सारी चीज़ें। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है कि सामने सामने के एंगल बराबर है, मतलब MOR, इस एंगल का क्या नाम है? MOR, एंगल MOR बराबर है एंगल QOP के। दूसरी बात, ये एंगल इसके बराबर है, दूसरी बात ये वाला एंगल इसके भी तो बराबर है, यानी कि MOQ, एंगल MOQ बराबर है एंगल RO। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन पक्का। एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है, पैरेलल। तो मानो एक पैरेलल लाइन ये है, एक और इससे पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, जो दोनों काट रही होती है उसे हम ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इस एंगल का नाम लिख लेते हैं हम PQRSTUA। इसको U बोला था तो इसको B बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ एंगल्स पढ़ाने जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं एंगल लेके समझाता हूं, तुम्हें अपने आप बातें समझ आ जाएगी। मानो अगर ये मान लेते हैं 60 है, ठीक है, तो इसके इधर वाला कितना होगा? तुम बोलोगे लीनियर पेयर है, ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, 180 से माइनस कर दिया जिसको नहीं समझ आया। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये 120 है तो ये कितना होगा? 120। कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन। अब एक बात समझना मेरी बात को, एक एंगल जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढने के लिए आपको ऐसे Z ढूंढना होता है, ऐसे, या तो ऐसा ढूंढ लो या तो ऐसा ढूंढ लो, क्योंकि हमें यहां से वहां जाना है ना। ये वाला एंगल मालूम है, वो वाला एंगल मालूम नहीं है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ जब ही काम करता है जब लाइंस पैरेलल हो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो, हमें गिवन है कि AU जो है वो पैरेलल है PR के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल ना होती, ऐसी लाइनें होती, तो नहीं कर पाते हम ये काम जो करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो किया वो तो किसी भी लाइन में कर सकते हो, लेकिन पैरेलल लाइंस है तभी कर सकते हैं ये बात हम, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि आपका ऐसे Z बन रहा है, दिख रहा है Z बनता हुआ सबको, तो ये वाला जितना एंगल होगा उतना ये वाला भी होगा। समझ गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ने क्या बोला हमें कि ये 60 है तो ये भी 60 है। एक और बात बोली कि अगर ऐसे भी Z बनाओ तुम तो ये 120 है तो ये भी 120 है। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, अब बताओ ये 60 तो ये 120 तो इतनी बात समझ आई मेरे को कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ऐसे भी Z बना सकते हैं, ऐसे भी Z बना सकते हैं। समझ गए बात को? अब मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करता हूं, ठीक है, मेरी बात को समझ। ये भी एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, इस पे A B C D E F G H। पहला बताना है अपने को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सारे बताने हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना पड़ता है हमें? Z बनाना पड़ता है। ये तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इस पे डैश, इस पे डैश। समझ आई? तो AHG, एंगल AHG बराबर होगा HGE के, एंगल HGE के। ये सिर्फ तब, ये सारी बातें सिर्फ तभी बराबर होंगी जब AB पैरेलल होगा DE के, अदरवाइज ये सब नहीं सच है, सब जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इतनी बात समझ आई? क्या यही पैरेलल है? ये क्या एक ही इंटीरियर एंगल है? नहीं, और भी तो हैं। आप बोलोगे कि ये वाला एंगल है जो कि इसके बराबर होना चाहिए, ऐसे भी तो Z बना सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? BHG, एंगल BHG बराबर होगा एंगल DGH के, DGH के। तो ये तो हो गए हमारे दोनों
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी काम की चीज़ है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है कि इसके जैसा उधर जो होगा वो सेम होगा। मुझे बताओ कि ये जो एंगल है इसके जैसा कौन सा है? क्या इसके जैसा ठीक ये है? तो ये इसके जैसा है ना, तो ये भी बराबर ही होगा। ये सिंपल सी बात बोलता है। मुझे बताओ इसके जैसा कौन है? ये है क्या? ना, ये है, तो ये भी बराबर ही होगा। इसके जैसा कौन सा है? यही है, तो ये भी बराबर ही होगा। इसके जैसा कौन सा है? ये है, तो ये भी इसके बराबर ही होगा। समझ गए? लिखवाओ एक बार। CHA बराबर हुआ किसके? HGD के। HGD के कैसे हुआ समझ गए? CHA कौन सा हो गया? ये वाला। HGD कौन सा हो गया? ये वाला। समझ गए? जल्दी जल्दी बोलो। 4 एंगल्स हैं टोटल। CHB बराबर हुआ किसके? HGE के। और बोलो जल्दी से। और ये दोनों हो गए। इन दोनों को बोलो, अपने आप आ जाएगा सारा। AHG बराबर हुआ किसके? DGF के। DGF के। लास्ट वाला बोलो। BHG, ये एंगल का सिंबल लगा लिया करो। किसके बराबर होगा? EGF के। ये कहता है कोरस्पॉन्डिंग। समझ गए? उसके जैसा बराबर होगा। और भी कुछ है क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग वगैरह के अलावा? और एक है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना मैं लिख लेना, मिटा देता हूं मैं इतना। को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल क्या कहता है? ये ऐसे कहता है कि अगर 2 पैरेलल लाइन है, उसमें थोड़ा कचरा हो गया, ऐसा समझा देता हूँ। इस वाले और ये दोनों पैरेलल हैं, अगर इस वाले और इस वाले को जोड़ के 180 आना चाहिए, ये ऐसा कहता है। और साथ ही साथ में इसको और इसको जोड़ के 180 आना चाहिए। तो एक बार लिखवाना, ऊपर से लिखवाओ ज़रा। मतलब अंदर के जो एंगल्स है ना, साथ वाले, उनको जोड़ के 180 आना चाहिए। यानी कि AHG एंगल AHG और HGD एंगल HGD को अगर जोड़ा तो 180 आना चाहिए। साथ ही साथ में BHG एंगल BHG प्लस HGE को जोड़ा तो भी 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें सारे मिसिंग एंगल्स निकालने हैं हमें। क्वेश्चन दिया है कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इतना दिया है, बाकी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। सारे एंगल्स निकालने हैं हमें। निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। देखते हैं, चलो। पहली इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल रही है कि इन सबको जोड़ के x प्लस 90 प्लस वाई को जोड़ के 180 आ रहा है। ठीक है, कैसे पता ये बात? क्योंकि ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे तो आ रहे हैं, है ना? तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो x प्लस वाई कितना आ गया? 90 वहाँ जाके माइनस हो गया तो 90 ही बन गया। ये प्लस का 90 था, वहाँ गया 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 ही बन गया। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, नीचे से भी सेम इक्वेशन में बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ बताओ? कि 3x प्लस 72 भी कितना है? 180 जितना है। इसका भी रीजन क्या रहेगा? एंगल्स यानी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर लीनियर पेयर भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो उसको वहाँ भेजा। 3x बराबर 180 माइनस 72 कितना आता है? 180 में से 72 जाएगा तो 70 हटाओ पहले, तो 110 बचा, फिर 2 और हटाओ, कितना बचा? 108। तो x कितना आया? 108 अपॉन में 3 3 9, एक कैरी पे 3 6 18, तो x बराबर 36। अब सारे एंगल्स निकाल सकते हैं हम। ठीक है, x कितना आ गया? 36 आ गया। इसको उठा के इधर लगा दो, y भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि x प्लस वाई कितना था? 90 था। इक्वेशन नंबर 1 से पता है हमें ये बात। x की वैल्यू 36 यहाँ लगाओ तो कितना हो गया? 36 जमा y बराबर 90। देखना नीचे तक आ रहा है ना?
विजिबल है पूरा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस पूरे पार्ट को ना यहाँ ना लिख के कहीं और लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम लिख लेना जहाँ लिखना हो। तो 36 जमा y कितना था 90, तो y कितना हो जाएगा 90 माइनस 36, तो y कितना हो गया 54 या 44, 54 है ना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो x आ गया, y आ गया, बाकी सारे एंगल हम निकाल सकते हैं। x कितना है भाई हमारा 36, y कितना है हमारा 54 है ना। अब यहाँ तो 3x है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 36, 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, ये 108 हो गया। बोला कि सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है इसके अंदर, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल्स ढूंढ लेंगे। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, जिसको नहीं पता वो समझ जाओ। अब मुझे बताओ कि t कितना होगा, क्या t सीधा सीधा 90 डिग्री हो जाएगा, रीजन क्या, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और सोचते हैं z, ये हो गया 90 हो गया, z कितना हो जाएगा, रीजन, ठीक है, तो ये कितना हो गया 50, ठीक है। और x किसके बराबर हो गया, x बराबर y हो गया, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, समझ गए। तो इस y की जगह में x लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हो गए, इतनी बात समझे। लेकिन x y निकले तो नहीं अभी भी, तो एक काम करना पड़ेगा, ये लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दो या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिख दो। ये कितना है 50, ये कितना है x, ये कितना है, कितना होना चाहिए, रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, 50 और 90 140, तो x बराबर 180 माइनस 140, तो x बराबर, तो अगर ये 40 है तो ऑफकोर्स ये भी सारे एंगल निकाल दिए हमने, समझ गए बात को। देखो ये क्वेश्चन है, ये 104 है, ये 116 है, ये x है, ये हमें एंगल निकालना है x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें चीज़ दी है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बीच वाले से एक बाइसेक्टर खींचो, बाइसेक्टर नहीं बस एक सीधी लाइन खींचो, ये हमने खुद करा है तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारी, ठीक है। अगर ये 104 है, देखो ये लाइन में सीधी थोड़ी डार्क कर देता हूँ, अगर ये 104 है तो ये एंगल कितना होगा, मैं सबको नाम देता हूँ, M P Q R S T, ठीक है, सबको नाम दे दिया मैंने। हमें गिवन था इसमें इस क्वेश्चन में कि MP पैरेलल है RS के और MPQ जो है वो 104 है और QRS कितना है, वो 116 है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी इसके अंदर, मैंने क्या करी, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू MP, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी MP के पैरेलल, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये 104 है तो ये कितना होगा, ये तो कोइंटीरियर एंगल है, याद करो कोइंटीरियर एंगल क्या होते थे, ये वाला और ये वाला, है ना, वही तो है, देखो वही तो चक्कर है इसका भी। कोइंटीरियर एंगल्स में सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 104 को जब हम MQT से जोड़ेंगे, MQT से जोड़ेंगे तो 180 आ जाना चाहिए, 104 को वहां भेज दो MQT आ जाएगा, कितना हो गया 180 माइनस 104 कितना होता है, ये कितना हो बताओ, 80 में 4 गया 76, ठीक है। सिमिलरली तो ये वाला आ गया हम पे 76, सिमिलरली अगर ये 116 है तो ये कितना हो जाएगा 180 से माइनस, ठीक है। इसका रीजन क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स, समझ गए। सिमिलरली ये भी ऐसे लिख सकता हूं मैं कि TQR प्लस कितना QRS, एंगल QRS कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, रीजन इसका सेम रहेगा, लिख देना साइड में, जगह नहीं है मेरे पे, कोइंटीरियर एंगल। लेकिन हम पे QRS तो पता है कितना है 116, तो एंगल TQR प्लस 116 बराबर कितना होना चाहिए 180 के, तो एंगल TQR सीधा बताएगा कोई मुझे, 180 में से गया कितना 64, तो ये आ गया हमारा कितना
64, लेकिन हमसे तो ये पूरा एंगल एक्स पूछा था यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरा एंगल एम क्यू आर पूछा था, एंगल एम क्यू आर पूछा था, तो 76 को 64 से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 140 आ जाएगा, है ना, 140 डिग्री। समझ गए कैसे किया? तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही काम करना है हमें। गिवन में क्या है बताओ? गिवन में हमें दिया है कि ए बी पैरेलल है ई डी के, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में एंगल ए बी सी कितना है, 40 है, एंगल ई डी सी कितना है, 35 है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, अगेन एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा पैरेलल करते हैं, ठीक है, अब पैरेलल लग रहा है। तो एक और लाइन ड्रॉ करी हमने कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन मतलब वो पार्ट जो क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हमने ड्रॉ किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी, मतलब ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी एक लाइन हमने, ठीक है। तो मुझे बताओ ये 40 सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, तो ये कितना हो गया, 180 से माइनस करेंगे 140, ये 35, तो ये कितना 145, दोनों को जोड़ दो एंगल आ जाएगा हम पे, 140 को 145 से जोड़ देना, कितना आ गया 285। समझ गए कैसे किया? कर दो पॉज। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये लाइन तीनों पैरेलल हैं और ये जो एंगल x है ये निकालना है हमें। किस तरह करेंगे ये वाला? इसमें भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन तो लगेगी। EF जो है लाइन, इसको एक्सटेंड करके वहां तक कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, एक्सटेंड किया EF को, इतना मारूंगा ना भैया, हंसी निकाल दूंगा सारी भी। EF को अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो ये एक्सटेंड करके यहां तक हो जाएगी, करेक्ट? इतनी बात मान लेते हैं, यहां पे ये M पे लग रहा है, क्लियर इतना? तो अब मुझे बात बताओ कि अगर, अब मैं लिखना शुरू करता हूं, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, MEC कितना होगा, एंगल MEC कितना होगा? तुम बोलोगे 180 से माइनस करना पड़ेगा, 180 में से 130 घटाना पड़ेगा, यानी कि 50 आ जाएगा। इसका रीज़न क्या था, लीनियर पेयर, तो ये कितना आ गया 50। इतनी बात समझ आती है? अब यहाँ से देखो ये 70 है तो ये कितना होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है, देखो बिल्कुल, है ना। ए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ P कह देता हूँ, PMC, एंगल PMC कितना हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग है। समझ गए इतनी बात? अब ये 70 है तो इसके अंदर वाला कितना होगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि CME, एंगल CME कितना हो जाएगा, अरे ये 70 है तो ये वाला 180 से माइनस करना पड़ेगा, 180 माइनस 70 कितना हो गया 100। रीजन क्या रहेगा इसका, इधर से इधर इसका लीनियर पेयर, तो ये कितना हो गया 110। अब देखो ये तो ट्राइंगल बन गया एक, और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 110 प्लस 50 प्लस x कितना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ ये 160 प्लस x बराबर, तो 160 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए, तो x कितना आ गया। समझ गए कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं बिल्कुल एक जैसे फिगर्स, जिनको हम रोटेट करके अगर एक के ऊपर एक चिपकाएं तो वो पूरे आ जाए। मतलब अगर एक ट्राइंगल ऐसा दिया है मेरे को और एक ट्राइंगल मुझे ऐसे दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, मान लेते हैं A B C, ये P, ये Q, ये R,
अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको आप रोटेट करके जब इसके ऊपर चिपकाओगे तो पी क्यू आर जो है पूरा इसके ऊपर आगे लग जाएगा, बिल्कुल एज टू एज, मतलब किनारे से किनारा पूरी तरह मिल जाएगा इसका। समझ गए? तभी हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है तुम्हारे पास या एक स्क्वायर है, एक और स्क्वायर है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अगर आप इसको कट करके इसके ऊपर चिपकाओगे तो पूरा कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, हल्की सी एज नहीं बचनी चाहिए। तो हम बोलेंगे तब जाके कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। क्या इतनी बात समझ आती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? तो जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या क्या हम कह सकते हैं उसका। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करता हूं स्पेशली मैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जैसे एक ट्राइंगल है, मानो मेरी बात, इसका नाम है पी क्यू आर। क्या ये ट्राइंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको इसके ऊपर चिपकाओगे तो पूरा ही नहीं आएगा। तो एरिया बराबर होना चाहिए ना दोनों का, पहली बात तो साइड ही बराबर होनी चाहिए। तो ये एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ए बी सी। मानो तुमने काट के इसके ऊपर चिपकाया और पूरी तरह कवर हो गया, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, बराबर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इक्वल तो नंबर होता है, तो जब फिगर इक्वल हो जाते हैं तो उसमें हम ये सिंबल लगाते हैं ऐसा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं पता है? क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? हाँ होगा, क्योंकि पूरा कवर हो गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल P बराबर होगा एंगल ए के। क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? हाँ होगा, तो एंगल Q बराबर होगा एंगल B के। साथ ही साथ में एंगल R भी बराबर होगा एंगल C के। इतनी बात समझ आई? ये एंगल C लिखा है। और क्या बराबर होगा? क्या PQ बराबर होगा AB के? हाँ होगा, PQ बराबर होगा AB के। क्या PR बराबर होगा AC के? PR भी बराबर होगा AC के। क्या ये साइड भी इस साइड के बराबर होगी, यानी कि QR बराबर होगा BC के? तो इतनी चीज़ें बोल सकते हैं अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट बराबर हो जाए, कि सारी साइड बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है। अगर ऐसे ना समझ आए तो ऐसे याद रखो, PQ बराबर होगा AB के, QR बराबर होगा BC के, PR बराबर होगा AC के, एंगल P बराबर होगा एंगल A के, एंगल Q बराबर होगा एंगल B के, एंगल R बराबर होगा एंगल C के। इतनी बात समझ आई? पक्का? इसका रीज़न क्या है ये सब बराबर होने का? इसका रीज़न है, क्या रीज़न सोचो, क्यों बोला मैंने ये सारे बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, है ना। इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? तुम बोलोगे ये। इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? तुम बोलोगे ये। इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? तुम बोलोगे ये, है ना। तो ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो इसका रीजन क्या रहेगा? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बात समझ गए? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आज के बाद से CPCT बोलेंगे, CPCT। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT के द्वारा हम उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? तो हम पढ़ रहे हैं अभी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। पहला क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है, SSS, साइड साइड साइड। अगर एक ट्राइंगल है अपने पास, फिर एक और ट्राइंगल है हमारे पास, ये P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर तुम्हें किसी तरह मालूम है कि PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के और PR बराबर है AC के, मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके और ये साइड बराबर इस साइड के, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लिख देना पूरा। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख दो या क्राइटेरिया लिख दो। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR है, उसको मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ ट्राइंगल ABC के। दो ट्राइंगल को अगर अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहली चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो साइड, अगर ये साइड और दोनों की साइडें बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूँ SSS क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या इतनी बात समझ आती है? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? साइड एंगल साइड। मतलब जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है,
ये एक ट्राइंगल है, ये P, ये Q, ये R, ये A, ये B, ये C, ये तीन ट्राइंगल है। मेरे को किसी तरह पता है कि ये इसके बराबर है, मतलब PQ बराबर है AB के, और मुझे किसी तरह पता है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब एंगल P बराबर है एंगल A के, और मुझे किसी तरह इसको साइड में लिखता हूँ मैं, ठीक है, PQ बराबर है AB के, एंगल P बराबर है एंगल A के, और मुझे किसी तरह ये भी पता है कि ये साइड बराबर है इस साइड के, मतलब PR बराबर है AC के। तो देखो मुझे क्या क्या चीज़ें पता है, साइड पता है, उन दोनों के बीच में एक एंगल पता है, एक साइड पता है, ध्यान समझना, एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, तो SAS लग रहा है। इस क्राइटेरिया के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस बात से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के। क्या इतनी बात समझ आई? पक्का? जो क्राइटेरिया मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा नए क्राइटेरिया इन्वेंट मत कर देना, इसको कभी ASS मत कर देना। मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, ASS जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा मालूम है कि एक तो एंगल तुमने बराबर कर दिया कुछ करके, फिर दो साइड कर दी, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर कर दिया कुछ करके, ये साइड इसके बराबर कर दी, और ये एंगल ये साइड इसके बराबर कर दी, तो ये कोई सिमिलर क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ASS जैसा कोई सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता। क्या इतनी बात समझ आ गई? अपनी मर्जी से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इन्वेंट मत करना। अभी तक मैंने SSS बताया है, SAS बताया है, ठीक है, यही दो बताए हैं। ASS जैसा एंगल साइड जैसा कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता। तीसरा क्राइटेरिया बढ़ा रहा हूं, एंगल साइड एंगल, ठीक है, मतलब ऐसा, ये एक ट्राइंगल, वही PQR, वही ABC। अगर मेरे को पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, मतलब एंगल P बराबर है एंगल A के, अगर मुझे पता है कि ये एंगल इसके बराबर है, मतलब एंगल Q बराबर है एंगल B के, और मुझे पता है कि ये साइड इसके बराबर है, यानी कि साइड PQ बराबर है AB के। क्या दो एंगल्स के बीच में एक साइड है? तो ये क्या हो गया? ASA, एंगल साइड एंगल। क्या हो गया? तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। जाओ कृपाली। चलने दो मैं कर लूंगा। इतनी बात समझ आई? ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? जब दो एंगल्स के बीच में एक साइड हो तो हम क्या लगाएंगे? ASA लगाएंगे। क्या इतनी बात भी समझ आती है? पक्का? सोच लो। इसके बाद चौथा क्राइटेरिया जो हमें पढ़ना है, एंगल साइड, ठीक है, ये तो तुम समझ ही गए अब क्या होने वाला है इसमें। चौथे क्राइटेरिया में ये एक ट्राइंगल, ये PQR, ये ABC, इसमें अब दो एंगल लगातार आने वाले हैं, फिर उसके बाद एक साइड आने वाली है। समझ गए? बोलो। एंगल P बराबर एंगल Q बराबर QR बराबर, तो देखो एक एंगल साइड, तो हाँ BC, तो बाय एंगल साइड सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के। कुछ समझ नहीं आया लेकिन पक्का? सोच लो। एक लास्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कि हमें जानना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मत कर देना। SSS को उल्टे सीधे मत कर देना लेटर्स को, ये लेटर्स तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। पांचवा क्राइटेरिया RHS को बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब अगर अपने पास एक ट्राइंगल है जिसमें जो कि 90 डिग्री का है, फिर एक और ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का है, ये ABC है, ये PQR है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ तो मालूम ही है, सारे 90 डिग्री वाले एंगल्स में एक चीज़ तो कॉमन होती है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बस दो साइड कर दो, तीसरी साइड अपने आप हो जाएगी।
कोई सी भी दो साइड, अगर तुम इसको इसके बराबर कर दोगे तो भी RHS से काम हो जाएगा, अगर तुम इसको इसके बराबर कर दोगे तो भी RHS से काम हो जाएगा। बात समझ गए? अगर तुम हाइपोटेनियस को, लेकिन हाइपोटेनियस के ही बराबर करना, ठीक है? कोई और साइड, हाइपोटेनियस को इसके बराबर कर दिया ना तो काम नहीं होगा। हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस के ही बराबर करोगे, ठीक है? और बस इसमें ओनली 2 साइड्स आर रिक्वायर्ड। इसमें 2 साइड बराबर कर दो कोई सी भी, ठीक है? एक चीज तो ऑलरेडी पता है ना कि 90 डिग्री है, बात समझ गए? पक्का? तो इसे हम कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये पढ़ाए मैंने सारे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज। अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे, कि 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना कैसे है और क्या क्या रास्ते हैं हम पे करने के, है ना? जिसमें से हमने बात करी थी क्या क्या, SAS, SSS, ASA, AAS, RHS, इनकी बात करी थी हमने। मैंने बोला था इनके अलावा कोई और नया मत बनाना बस, ठीक है? SSS, SAS, ASA, AAS और RHS, ठीक है? इनके अलावा और कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप इन्वेंट मत करना क्वेश्चन के बीच में, क्योंकि आप गलत हो जाओगे फिर। तो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमें एक फिगर दिया है कुछ ऐसा, जहाँ पे बोला है OA बराबर है OB के, दैट मीन्स ये लेंथ बराबर है इस लेंथ के, और क्या कह रहा है OC बराबर है OD के, यानी कि OC यानी कि ये लेंथ बराबर है इस लेंथ के। हमें क्या शो करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, AC पैरेलल होगा DB के, ये हमें शो करना है। कर देंगे बड़े आराम से। तो देखो मेरे को ये दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या क्या बातें नजर आ रही हैं, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ODB एंड ट्राइंगल OCA, ठीक है? ODB OCA, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या नजर आ रहा है? पहली बात तो AO जो है वो OB के बराबर है। क्या है? OA बराबर है OB के। कैसे पता मुझे ये बात? गिवन है, तो इसका रीजन क्या रहेगा? गिवन। क्या इतनी बात समझ आती है? दूसरी बात, एक और बात नजर आ रही है मुझे कि OC जो है वो बराबर है OD के, OC बराबर है OD के। इसका भी रीजन क्या है कि गिवन है ये चीज। तो 2 साइड तो कर दी हमने, एक चीज और चाहिए बस हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। क्या नजर आ रहा है बताओ? मुझे नजर आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल DOA बराबर होगा एंगल AOC के। रीजन क्या? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लगाए? आप बोलोगे एक साइड बीच में एक एंगल, यानी कि SAS क्राइटेरिया है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ODB, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल ये O है ना, OCA के, मतलब ODB ये वाला ट्राइंगल OCA के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा क्राइटेरिया से? SAS से। क्या इतनी बात समझते हो? ओके। अब देखो हमें ये तो प्रूफ ही नहीं करना था, हमें तो ये प्रूफ करना था कि AC पैरेलल है DB के। हमने तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। एक चीज सिखाई थी मैंने कि जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। याद है? मुझे बताओ इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला है? सोचो ध्यान से, है कि नहीं है? चेक करो चाहो तो, यकीन नहीं मानते तो। O का कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो O ही है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल O है। एंगल D का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? एंगल C है, यानी कि एंगल D का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है। एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? A है। तो B का कौन सा है? B का कौन सा है? A है। तो मैं बोल सकता हूं बाय, अब दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया है, तो बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर नहीं, कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT जिसको बोला था, मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ये वाला, क्या नाम है इस पूरे का? तुम बोलोगे ODB, एंगल ODB किसके बराबर होगा बताना? इसके होगा क्या? नहीं, इसके होगा, क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये था। देख लो, D का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट C था, तो इधर के D से क्या बनेगा? तो एंगल ODB किसके बराबर बनेगा? OCA के, एंगल OCA के।
एक मिनट, यहाँ क्या हुआ देखो, दो लाइन है, ऐसे एक लाइन जा रही है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यही तो करा है। देखो ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, हमने इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर दिया, यही किया है ना हमने। ये कब होता है सिर्फ आप बोलोगे ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर है तो दैट मीन्स ये इसके पैरेलल होगा। बात समझे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब काम करता था? जब पैरेलल लाइंस के बीच में काम करता था। अगर लाइंस ऐसे होती टेढ़ी तो ये एंगल इसके बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पैरेलल ही नहीं है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल है। इतनी बात समझ आई? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात पे। These are alternate interior angles। ये दोनों alternate interior एंगल हैं। तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, if alternate interior angles are equal, अगर alternate interior एंगल बराबर हैं, then they must be between पैरेलल लाइंस। तो वो पैरेलल लाइंस के बीच में ही होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो DB है वो पैरेलल है AC के। ये था ना AC हमारा, ठीक है, तो ये लाना था कि DB पैरेलल है AC के, तो वही लेकर आए हम प्रूफ करके। बात समझ आई? तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल हम अपनी बातों को प्रूफ करने में किस तरह से करेंगे। दो चार क्वेश्चन और देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के अच्छे से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है, अच्छा पहले एक बार बता दिया था ना मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है इसमें दो साइड बराबर होती है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर है AC के, ठीक है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बना दिया। प्रूव दैट, प्रूव करो कि एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होते हैं तीन हमारे ABC। तो A वाला जो वर्टेक्स है उससे अगर मैं एल्टीट्यूड खींचूंगा, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री पे अगर मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस, मतलब ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं पॉइंट M है, हमें गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है, पहली बात तो कि AB बराबर है AC के, पहली बात तो ये गिवन है, दैट मींस ये लेंथ बराबर है इस लेंथ के। एक और चीज गिवन है कि AM जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। याद रखना, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि AB पैरेलल BC, तो इसका मतलब AB लाइन ऐसे होगी, सॉरी इसको AD बोल देता हूं, AD लाइन ऐसे होगी और BC लाइन ऐसे होगी, तो दोनों पैरेलल है, कहीं मिलेंगे नहीं। अगर कहीं ऐसा लिखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC के, तो मतलब ऐसे कह रहा है कि ये ऐसे होगा, ये होगा BC और ये होगा AD, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। इस सिंबल का होता है कि AD पढ़ते कैसे हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हियर AD इज पैरेलल टू BC। समझ गए? ये साइन किसका होता है? परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन दूसरे से 90 डिग्री पे है, पैरेलल का मतलब वो सीधी सीधी जा रही है, वो कभी मिलेंगे नहीं। इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर गिवन में क्या है, पहली बात तो ये इसके बराबर, दूसरी बात जो AM है वो परपेंडिकुलर है BC से, परपेंडिकुलर है BC से। बात समझ गए? मतलब 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा, ये लेंथ इसके बराबर होगी, यानी कि BM बराबर होगा MC के। कर देंगे प्रूफ इसको। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहले तो देखते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। हम कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल AMB एंड कौन सा ट्राइंगल है दूसरा, AMC ले कि ACM ले, दोनों है तो एक ही ट्राइंगल, लेकिन किस ऑर्डर में लिया जा रहा है ये मैटर करता है। अगर मैं इसको ABM लेता तो इसको ACM लेना पड़ता, तभी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर बनते है ना, क्योंकि B का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट C है, इस पार्ट का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। समझ गए ना कैसे? तो कैसे लूं बताओ। अगर मैंने इसको AMB लिया है तो इसको लूंगा मैं कैसे, AMC। तो ट्राइंगल AMC। अगर कोई बच्चा इसको ACM लिख देगा तो उसका गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को। ट्राइंगल सेम है बट किस ऑर्डर में उस ट्राइंगल को हमने लिखा है ये मैटर करता है। यू कैन सिट हियर इफ यू कैन नॉट सी। ये बात समझ आई? पक्का? आगे देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है, इनको कॉन्ग्रुएंट करने का मन है। RHS क्राइटेरिया याद है किसी को? क्या होता है RHS क्राइटेरिया?
राइट हाइपोटेनियस साइड। उसमें क्या होता है, अगर दो आप पे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो उसमें आप कोई भी दो साइड बराबर दिखा दो, काम हो जाएगा। कोई भी दो साइड दिखा दो, ठीक है। तो कोई दो साइड तो दिखा देंगे हम, एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं कि पहली बात तो AM बराबर है AM के, क्यों? क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन इधर भी है इधर भी है। और AB बराबर है AC के, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स हैं, पूरा लिख लेना जैसे पहले लिखा था। तो दो साइड हो गई और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप लिखोगे कि ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें एक राइट एंगल होता है, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल है दोनों के पास, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्राइंगल AMC से। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स को करना बड़ा आसान हो जाता है इससे, क्योंकि दो ही साइड चाहिए होती है इसमें, ठीक है। AMB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AMC से, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट तो करना ही नहीं था, हमें तो इन दोनों को बराबर लाना था, BM को इसके बराबर लाना था MC के, ठीक है। तो CPCT अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मुझे बताना AM किसके बराबर आ जाएगा? AM के, वो तो चाहिए, AM के बराबर था पहले से ही पता है हमें। तो MB किसके बराबर आ जाएगा? हो गया काम। MB किसके बराबर आ गया? काम खत्म, यही तो चाहिए था, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम ये सोचा करो CPCT लिखो और किसी तरह जो पूछा हुआ वो लेकर आए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है देखो, कह रहा है इफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, कह रहा है अगेन वही एक ट्राइंगल है हमारा, इसको नाम दे देते हैं ABC। कह रहा है किसी एक वर्टेक्स से जब हमने एल्टीट्यूड खींचा, किसी एक वर्टेक्स से जब हमने एल्टीट्यूड खींचा, एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री पे एक लाइन डाली, तो उसने अपनी सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इन दोनों को बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। तो हमें प्रूफ करना है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसको M बोल देता हूं अगेन मैं। इस बार ये पता है कि AM परपेंडिकुलर है किससे? BC से। AM परपेंडिकुलर किससे? BC से। और कुछ पता है क्या आपने को? ये पता है कि इस बार MB बराबर है MC के। क्या है? MB बराबर है MC के। पिछली बार ये प्रूफ करना था, इस बार ये पता है। इस बार प्रूफ क्या करना है बताना मुझे, कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? जब इस साइड को इस साइड के बराबर ले आऊंगा तब, ठीक है, तब प्रूफ कर सकते हैं ना। तो मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। मैं ट्राइंगल का सिंबल बनाया था, तुम लोग पूरा लिख लेना। कौन से दो ट्राइंगल चुने? फिर से AMB और AMC चुनते हैं, क्योंकि वही दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। इन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है तुम्हें बताओ? पहली बात तो ये इसके बराबर एक, दूसरी बात ये साइड कॉमन, दो ही साइड चाहिए होती हैं, क्योंकि एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी बोला हुआ है, RHS से काम हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, AM बराबर है AM के, रीजन क्या लिखोगे? कॉमन है। इसके बाद और क्या है? BM बराबर है MC के, इसका रीजन क्या लिखोगे? गिवन है, ये तो दिया है ना कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये गिवन है हमारा। इसका रीजन लिखोगे कॉमन एंड दिस इज गिवन। तो लेकिन ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल AMC आर कौन से ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने RAT लिख दिया, पूरा लिखना। ट्राइंगल AMB एंड AMC आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब बाय RHS मतलब कि राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्या बोल सकते हैं हम? ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMC के, ये बात बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे CPCT से बताओ मेरे को? इतना तो पता है CPCT लगाएंगे, क्या करेंगे बताओ उससे? हाँ, क्योंकि मुझे इसको आइसोसेलेस लाना है,
तो एक काम करते हैं कि ये साइड इसके बराबर कर देते हैं, बन जाएगा आइसोसेलेस। देखो ना, AM को AM के बराबर तो कर दिया ऑलरेडी, MB को MC के बराबर तो हमें ऑलरेडी पता है। इस बार AB को AC के बराबर बोल देते हैं, दैट मींस AB को AC के बराबर बोल देते हैं। इसमें ना देख के फिगर में सोचा करो कि क्या बराबर करे कि हमारा काम बन जाए। अगर इसको इसके बराबर कर दें तो काम बन जाएगा हमारा, दैट मींस AB बराबर हो जाएगा किसके, ठीक है। तो अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कैसा है, इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने को ट्राइंगल्स के बारे में एक दो बात पता चली है कि अगर तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, है ना। पहला होता है जिसमें तीनों साइड बराबर है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है। इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। बराबर साइड्स के सामने जो एंगल्स आ रहे हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर इसके सामने ये एंगल है तो ये वाला भी बराबर होगा, इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? अगर ये एंगल है A तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो A प्लस A कितना होना चाहिए, 180। तो 3A कितना होना चाहिए, 180। तो A कितना होना चाहिए, 180/3, दैट इज। एक बात पता चली कि इक्विलैटरल के केस में तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। दूसरा कौन सा ट्राइंगल पढ़ा हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें ये साइड इसके बराबर होती है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती। इसके सामने ये एंगल है तो ये वाला, इसके सामने ये एंगल है तो ये वाला, दोनों बराबर होंगे। ये वाला बराबर नहीं होगा। बात समझ गए? जिस साइड के सामने जो एंगल है, जिस साइड के सामने जो एंगल है वो दोनों बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। समझ गए? दो साइड बराबर होती है, दो एंगल बराबर होते हैं। कौन से दो एंगल? अगर मैं तुमसे बोलूं क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखो ये एंगल A है, ये एंगल A है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर थी। नहीं है ना, ये तो गलत है। अगर ये दोनों साइड बराबर थी तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल बराबर होना चाहिए। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बात समझे? आइसोसेलेस ट्राइंगल डज नॉट मीन कि कोई से भी दो एंगल बराबर कर दोगे, ठीक है। इक्वल साइड्स के सामने वाले इक्वल एंगल्स बराबर करोगे। और अगर तीसरा ट्राइंगल ऐसा आ जाए इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, यहां पे बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ इक्वल एंगल। मतलब ऐसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगेन इसको ABC बोल देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड ही होता है, फ्रॉम द इक्वल एंगल्स। ये ट्राइंगल है, इसके दो इक्वल एंगल होंगे। मान लेते हैं कि ये दोनों इक्वल एंगल है इसके, तो ये इक्वल एंगल हो गए तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस, क्योंकि इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो कह रहा है अगर मैं इक्वल एंगल से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, फिर मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे करके, मान लेते हैं ये M पे और ये N पे आया, तो कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये भी बराबर होंगे। मतलब क्या बोला, मतलब गिवन में ये है कि AB तो बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। कैसे बताया हमें, तो किसने बोलता इक्वल एंगल्स हैं, इतना लिखा था सिर्फ। और क्या बताया हमें कि एंगल B बराबर है एंगल C के, मतलब ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली है ना। और क्या पता है कि NC परपेंडिकुलर है किसके, BA के। देखो ना, NC परपेंडिकुलर है किसके, BA के। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और क्या पता है हमें कि BM भी परपेंडिकुलर है किससे, AC के। ये सारी बातें हमें मालूम है ऑलरेडी। हमें पता क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि BM बराबर है NC के। हमें क्या प्रूफ करना है, BM बराबर है NC के, है ना। BM बराबर है NC के, मतलब जो परपेंडिकुलर्स जो हमने ड्रॉ करे वो भी बराबर है। देखो
अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि कौन से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ट्राइंगल बन जाएंगे, है ना। एक ये छोटा सा बन रहा है, एक ये छोटा सा बन रहा है, एक ये दोनों बन रहे हैं, तो बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसे दो हमें किसको बराबर करना है, BM को NC के बराबर करना है। तो ऐसे दो ट्राइंगल चुनो जिसके अंदर BM और NC आ रहे हो। सोचो BM यानी कि ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, तुम बोलोगे इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सभी को, इस ट्राइंगल के अंदर आना कि BMC के अंदर आ रहा है। NC किस में आ रहा है कि CNB के अंदर आ रहा है ना। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को चुनता हूं, इन ट्राइंगल BMC। अगर मैंने इसको BMC लिया है तो दूसरे वाले कैसे लूंगा बताना, CNB या BNC, CNB लेना पड़ेगा उसको, है ना। इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल CNB, करेक्ट है ना। देखो BMC एंड CNB, बढ़िया। अब करते हैं, देखो एक चीज दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा सीन नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। एक ट्राइंगल ऐसा है, एक ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हैं ऐसे ही, समझ गया ना। एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है ऐसे। तो मुझे बताओ कॉमन क्या है इसके अंदर, क्या ऐसी चीजें दोनों में कॉमन है। हाँ, ये साइड कॉमन है। देखो ये साइड जो BC साइड है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है। एक तो साइड होगी, चलो ठीक है। एक और चीज सोचते हैं, कैसे सोचे बताओ। ये एंगल है, ये 90 डिग्री का है, सोचो ध्यान से। अरे ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, 180 से माइनस कर देंगे। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। एक और चीज हो गई, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई। एक और चीज सोच सकते हो क्या? हाँ सोच सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया था कि एंगल B एंगल C के बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। एक मिनट, क्या AAS कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ होता है, AAS तो होता है, तो मतलब हम कर सकते हैं काम। तो क्या क्या बोलना है, तो उसको मारने दो पहले थोड़ा। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, सबसे पहले तो BC बराबर है BC के। इसका रीजन क्या है, कॉमन है, करेक्ट। एक और बताओ, इस एंगल का नाम कोई बता सकता है मेरे को? BNC, एंगल BNC बराबर है किसके, एंगल CMB के, CMB के। रीजन दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ 90 डिग्री के हैं। एक और चीज बता सकते हो, आप बोलोगे एंगल NBC बराबर है MCB के। एंगल NBC बराबर है एंगल MCB के। रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तभी तो ये एंगल बराबर हुए हैं इसके, है ना। क्या इतनी बात समझ गए सारे के सारे? पक्का? इसे हटा लेता हूं, तो मैं कौन सी तरीके पे था ना, एंगल साइड AAS, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CNB के। हमें लाना क्या था, हमें BM को NC के बराबर लाना था। क्या ला सकते हैं क्या? BM ये रहा, CN ये रहा, ला सकते हैं। मतलब BM बराबर है CN के, बाय लिखना भूल गए, बाय CT। समझ गए? पक्का? इतना इसको मूव मत करो, पूरा थिंकिंग हो जाती है सारे में। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करने का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया ठीक उसी का उल्टी कन्वर्स पूछा है उसका। इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है। कह रहा है इसकी दो वर्टिस हैं, कोई मान लेते हैं B और C, दो वर्टिस हैं इसकी B और C। कह रहा है B और C से हमने एल्टीट्यूड डाला, एक एल्टीट्यूड ऐसे डाला, ऑफ कोर्स 90 डिग्री पे डाला होगा, एल्टीट्यूड है तो। एक एल्टीट्यूड ऐसे डाला, इसको मैं M, इसको मैं N बोल देता हूँ। क्या है
इफ द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब इस बार हमें बोला कि गिवन में बोला कि इस बार एनसी जो है वो बराबर है एमबी के, मतलब एनसी बराबर है एमबी के। इतनी बात समझ आ गई? इस बार इक्वल दे रखा है। फिर कह रहा है अगर बराबर है तो प्रूव करो कि ट्राइंगल एबीसी जो है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस है, इसे प्रूव करना है। ये उल्टा कर दिया इस बार, है ना? पिछली बार ये आइसोसेलेस था तो इसको इक्वल करवाया था। कह रहा अगर ये इक्वल है तो इसको आइसोसेलेस प्रूव करो। कैसे करेंगे इसको आइसोसेलेस प्रूफ? बताओ, सोचो। अगेन उन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में सोचते हैं थोड़ा। एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है? ये हमें पता है हमें ये बात पता है कि इस बार एनसी जो है, मतलब ये वाली साइड बीएम के बराबर है। दो साइड तो बराबर है, एक साइड मिल गई मतलब हमें, ठीक है? और भी कुछ पता है क्या? हाँ, कि ये 90 डिग्री वाला एंगल है। तो अगर हम एक साइड और मिल जाए तो ठीक रहे फिर, तो क्योंकि 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में दो साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो, एक साइड तो मिल गई, ये भी और ये भी, दूसरी साइड कौन सी है? दिमाग लगाओ थोड़ा, सामने ही है बिल्कुल तुम्हारे, बीसी है ना, जो कि कॉमन है दोनों में, है ना? तो दो ही साइड चाहिए होती है। कर देंगे फिर तो काम। बोलो कौन कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल बीएमसी लिया अगर मैंने, तो दूसरा वाला कौन सा आएगा? एंड ट्राइंगल सीएमबी, सी एंड बी, ठीक है? पहली बात तो बीसी बराबर है बीसी के, रीजन इसका कॉमन है। दूसरी बात बी और क्या था? एक ये एनसी बराबर है एमबी के, एनसी बराबर है एमबी के। इसका रीजन अरे गिवन है ना यार, ये तो देख लो ऊपर गिवन है। तो ये दोनों तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल बीएमसी, बी एमसी एंड ट्राइंगल सी एंड बी आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। पूरा लिखना मैंने RAT लिख दिया, ठीक है? तो अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बाय राइट हाइपोटेनियस साइड्स ट्राइंगल बीएमसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CNB के। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं? हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि एंगल B जो है वो बराबर करते हैं एंगल C के। एंगल B बराबर है एंगल C के। ये दोनों बराबर कर दिए मैंने, किसके द्वारा? बाय CPCT के। अब मैंने क्या करा? सिर्फ एंगल B को एंगल C के बराबर कर दिया। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके नीचे के दो एंगल बराबर हो, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस एंगल के सामने ये साइड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर होगा किसके? AB के। तो ये दोनों चीजें प्रूव हो गई। नहीं समझे क्या बात को? एंगल B बराबर एंगल C के हो गया, B के सामने था AC, C के सामने था AB, दोनों बराबर हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC कैसा है? इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है? ऐसे हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है? लास्ट में वीडियो लिखा दूंगा कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन, इसमें ना प्रैक्टिस करे होंगे बहुत सारे, ठीक है? सभी प्लेलिस्ट के लास्ट में एक वीडियो ऐड हो जाएगी एग्जाम तक। इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी सिर्फ, लेकिन अभी चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा। हालांकि कॉन्ग्रुएंसी के काफी टफ और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के। चलो आगे बढ़ते हैं किताब में।